हेलो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही? बताएं। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? बताओ आप सब। हाँ सर, आ रही है। ओके ओके। चलिए, आप सभी का सबसे पहले ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम लोग आज जो है तारीख हो गई है 10 मई हो गई, जिसके अंदर हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है। यह जो है आपका पेपर फर्स्ट के लिए और सब्जेक्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जिन सब्जेक्ट में भी आपके रिसर्च के आते हैं, तो वो सब रिसर्च के जितने मटेरियल्स हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें देने का प्रयास, बताने का प्रयास पूरा किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने रिसर्च से रिलेटेड काफी टॉपिक्स डिस्कस कर लिया है। सेक्शन ए हम लोगों ने डिस्कस कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी में कल तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस के रिलेटेड हम लोगों ने बात कर ली, जिसमें हम लोगों ने कल वर्किंग हाइपोथेसिस की बात करी, अल्टरनेटिव की बात करी, नल हाइपोथेसिस की बात करी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है उसकी बात करी, और नॉन डायरेक्शनल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो आप जो लोग कल की डेट में मेरी क्लास को नहीं अटेंड किए थे, उन लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियो देखा है कि नहीं देखा, ये बताया सबसे पहले। सर हमने कल की क्लास की थी। कंप्लीट करी कल की? आपकी ने कल की क्लास करी थी? सर किए थे हम कल। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर हमने भी की थी कल की क्लास चलिए, तो तो रिसर्च वाली। यहीं पर फिर थोड़े से क्वेश्चन आपसे होगा कि नो डिफरेंस की बात किस हाइपोथेसिस में हम लोगों ने करी थी? बताओ नेहा, सर बताओ। नल हाइपोथेसिस में। नल सर हाइपोथेसिस। नल रिपीट करना क्वेश्चन। डिफरेंस की बात किसमें करी गई थी? डिफरेंस की बात सर अल्टरनेटिव में। अल्टरनेटिव में अल्टरनेटिव करी में गई थी। अब डिफरेंसेस की डायरेक्शनल रिलेशन और की थी नॉन नल डायरेक्शनल को आप हाइपोथेसिस। बताओ हाशमी जी। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को, इनको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? बताओ, इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को? सर सर कोई भी बताए। हाशमी जी को बताने दो। हाशमी जी, आप बताओ। नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलो, हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था, उसमें था आपका उसमें आपका था डायरेक्शनल जो होता है उसको वन टेल बोलते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल होती है उसको टू टेल बोलते हैं हम लोग। इतने पॉइंट्स हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। उसके आगे आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सिलेबस में जो हम लोगों को दिया गया है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, जिसमें अब आपका है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे? परिकल्पना निर्माण। सर क्या क्वेश्चन पुटअप किया था, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। क्वेश्चन ये था कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को और किस नाम से जानते हैं? सर डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल को हम वन टेल टू टेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़िया। फॉर्मुलेशन, ठीक है, फॉर्मुलेशन फॉर या फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस की बात हम करेंगे। फॉर्मेटिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण की बात करेंगे कि परिकल्पना का निर्माण कैसे होता है। तो ये कल की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज फिर से कर रहे हैं, जिसमें कहता है कि फर्स्टली कहते हैं फर्स्टली आइडेंटिफाई अ जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू बी रिसर्चर्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं कि पहले शोध किए जाने रुचि के सामान्य क्षेत्र की पहचान करें। जब से पहले जो भी रिसर्च कर रहा है, रिसर्च जो करना चाहता है, उसको पहले अपने क्षेत्र के बारे में वो जाने की उसको सबसे बेटर, सबसे अच्छा फील्ड कौन सा लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हो कि धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। फिर एक ये आपने टॉपिक दिया कि धूम्रपान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जब जानने का प्रयास हम करते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को लेकर जब करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि क्या धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है क्या,
या नहीं बनता है। तो ऐसे कंडीशन जब आती है, जब इसमें ऐसे कंडीशन ऐसे केसेस बनाए जाते हैं, तो इसलिए होता है कि किस पर इंटरेस्ट है रिसर्च करने वाले का। इसमें देखा जाता है कि उसके उसके क्या कहते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जब कभी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं ना, तो टॉपिक को सिलेक्ट करते समय हम लोग वेरिएबल्स देते हैं। वेरिएबल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक इंडिपेंडेंट, सबसे पहले वेरिएबल होता है। वेरिएबल में कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। कैसा, एक कंट्रोल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप जो हम जानना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप को जानने के लिए ही हम लोग हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, जब कभी आपसे पूछा कि परिकल्पना का निर्माण क्यों किया जाता है, तो आप बताओगे परिकल्पना का निर्माण हम इसलिए करते हैं कि जो टॉपिक दिया गया है उसमें जो वेरिएबल है, उन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो है, उसके बारे में बताने का हम प्रयास करते हैं। ठीक, क्लियर है पॉइंट, बताओ। जी सर। सर जो मतलब जो भी समस्या दी जाती है उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी होते हैं उनके संबंध में मेन जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ाया था, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंपाउंड वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये सब क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में ही काम करने आते हैं, ठीक। तो मेन यही रहता है। अब हाइपोथेसिस भी कैसे होती है, हाइपोथेसिस को अगर हम देखेंगे तो इसको एक टेस्टिंग हाइपोथेसिस होती है, एक नॉन टेस्टिंग हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। टेस्ट, अगर हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे तो दो तरीके से निर्माण करते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस होती है, एक नॉन टेस्टिंग। तो नॉन टेस्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में काम करती है। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, कभी कभी टेस्टिंग हाइपोथेसिस के स्टेप्स भी पूछ लिए जाते हैं कि बताओ टेस्टिंग हाइपोथेसिस के स्टेप्स क्या होंगे, तो किसी को पता है? मुझे नहीं मालूम। और किसी को पता है? बताओ भाई, किसी को पता है? क्या सर, क्या? हेलो, हाँ हाँ, पूछा जा रहा है कि हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। हाँ सर याद नहीं आ रहे। याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा है ताकि ये आपको हेल्प करे आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपके स्टेप है टेस्टिंग हाइपोथेसिस के स्टेप्स क्या होंगे, तो सबसे पहले पॉइंट से हम लोग करेंगे, लिखेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक। सबसे पहले टेस्टिंग हाइपोथेसिस करना है, तो सबसे पहले पॉइंट पे आएगा प्रॉब्लम डिफाइंड, मतलब कि इनके स्टेप्स की बात करेंगे तो इनके बीच क्या रिलेशन, पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन देखेंगे कि समस्या की परिभाषा करेंगे। फिर कहता है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे कहता है क्लियरली स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसमें कहता है कि इसके बाद हम देखेंगे कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, नल एंड अल्टरनेटिव, ठीक। हम पहले पॉइंट पे हम लोग पहले सबसे पहले पे क्या करें, प्रॉब्लम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रॉब्लम की परिभाषा क्या हो गया। दूसरे नंबर पे हम क्लियर ये करेंगे कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहाँ पे लिखेंगे हाइपोथेसिस के बारे में चेक जानेंगे कि क्या है। फिर मतलब कुल मिला के कहेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर कहता है कि क्लियरली स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल को हम किससे दिखाते हैं, H0 से, और अल्टरनेटिव को H1 से दिखाते हैं। याद रखिए क्या दिखाते हैं, यही तो करते नहीं,
कुल मिला के कहते हैं कि इन दोनों हाइपोथेसिस को हम यहाँ फॉर्मुलेट करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक, फॉर्मुलेट करते हैं। तो इन दो हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी बनता है फिर कहते हैं कि चूज द रिलेवेंट टेस्ट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। चौथे पॉइंट पे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे करेंगे चूज द क्रिटिकल वैल्यू। क्या करेंगे? फिर क्या कहते हैं? चूज द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब हुआ कि यहाँ पे पांचवें पॉइंट में लिख सकते हैं सिलेक्ट लेवल। अब बताइए यहाँ पर लेवल कौन कौन से होते हैं? अब लेवल आप जब आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर दो तरीके के लेवल मिलेंगे, एक सिग्निफिकेंट लेवल मिलेगा और दूसरा मिलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, पहले आपको मिलेगा सिग्निफिकेंट लेवल मिलेगा आपको। यहाँ पे कहेंगे सिलेक्ट द लेवल, तो सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक, सिग्निफिकेंट लेवल एक आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे या तो इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू लेंगे, क्रिटिकल वैल्यू लेोगे तो क्रिटिकल वैल्यू को जो है इसको जो है दो पार्ट पे आप डिवाइड करोगे। ठीक, पहला पार्ट क्या होगा आपका? पहला पार्ट होगा सिग्निफिकेशन वैल्यू लेवल होगी। ठीक, लेवल होगी। और दूसरा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, ये वैल्यू जब कभी निकालेंगे तो वैल्यू निकालते समय एक सिग्निफिकेंट लेवल लेंगे और दूसरा लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेशन में लेवल्स क्या क्या होते हैं तो आपको पता होगा। कितने लेवल इसके हैं बताओ? स्मिता जी जुड़ गई है? स्मिता जी को मेरी आवाज आई तो बताओ सिग्निफिकेंट लेवल कितने होते हैं? सर दो होते हैं ना? हाँ, दो होते हैं। सिग्निफिकेंट लेवल कौन कौन से दो होते हैं? कौन कौन से दो है? एक है आपका 0.05 और दूसरा आपका 0.01। ये दो लेवल्स होते हैं। आपको क्लियर है पॉइंट? बताओ, ये दो पॉइंट क्लियर है? 0.5 पर 1.96 होगा और 1 पर होगा 2.58। वो नहीं बताना, अभी इतना कंफ्यूज नहीं करना ना। अभी केवल बेसिक चीजें लेकर चल रहे हैं, जहां पर जितनी बात हो उतनी बात हम बताएं, फिर आगे बात करेंगे। ये दो पॉइंट क्लियर, सिग्निफिकेंट। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या होता है? बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये दो चीजें होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, सिग्निफिकेंट लेवल का मतलब होता है कि आपको दो लेवल दिए जाएंगे, दो में से किसी लेवल को आप चुनना पड़ेगा। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? मतलब चुनने की स्वतंत्रता। हमारे पास मान लो 10 मेरे पास टी शर्ट है, अब हम डेली पहन रहे हैं। अब मेरे पास किसी पार्टी में हमें जाना है, अब हम उस 10 टी शर्टों में देखेंगे कि कौन सी मेरे लिए बेटर है, तो वहां पे हम चुनने के लिए स्वतंत्र है ना, तो उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताओ, क्लियर है? यहाँ पर 5 नंबर पे होगा। अब 6 नंबर पे आओगे। 6 नंबर पे क्या आएगा? 6 नंबर पर आएगा फाइंड कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या लिखें? फाइंड क्रिटिकल वैल्यू लिख दिए। फाइंड कैलकुलेटेड वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू की बात हम करेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी कितनी होती है बताओ? यहाँ पे क्रिटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होती है आपको? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब आपको स्टेप में ये नहीं बताना कि ये 3 प्रकार की भी, आपको बताना फाइंड सीवी। ठीक, क्रिटिकल वैल्यू को आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो फाइंड करेंगे तो ये फाइंड कैसे, कौन कौन से आप क्रिटिकल है या जी?
सर कैलकुलेटेड है या क्रिटिकल है? कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों होती बोलते है हैं। या क्रिटिकल वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा आपका ना। ठीक, यहाँ पे आप हेलो कैलकुलेटेड लिख सर। लो, ये ज्यादा बेटर होगा। रुक जाइए, हम बता रहे हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू लीजिए, ताकि आपको हम आगे जब बताएंगे तो आगे और अच्छे तरीके से बता सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक, चलो। कैलकुलेटेड वैल्यू लो, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू इसलिए लेंगे जो कि अभी हाफिज जी ने बताया था 0.05 में। आपने क्या बताया था? 1.96 बताया था आपने। जी। ठीक, और 0.05 में, 0.01 में 58 होता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज, यही आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाती है, बाद में देखेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड, जब कभी आपको कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए आप कौन कौन से टेस्ट यूज करोगे? तो आपको मुख्य रूप से 3 टेस्ट यूज करने पड़ते हैं। एक होता है टी टेस्ट होता है, एक होता है जेड टेस्ट होता है, और एक एफ टेस्ट होता है। यही 3 टेस्ट का यूज करके हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये 6 नंबर क्लियर है कि फाइंड कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। फिर 7वें नंबर पे हम क्या करेंगे? 7वें नंबर पर हम लिखेंगे टीवी, मतलब टोटल टेबल टेबल वैल्यू निकालते हैं, टेबुलेटेड, इसको बोलेंगे टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। फिर इसको बोलते हैं टीवी, क्या बोलते हैं? टीवी, शॉर्ट में टीवी बोलते हैं इसको। ठीक है, टेबलेटेड वैल्यू, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, दूसरे में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिर तीसरे पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे ये होगा 3, ये सर पॉइंट 6 हुए। चलो, तीसरे पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो उनका बंटवारा करेंगे। बंटवारा करने के बाद कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया। एक सिग्निफिकेंट लेवल देखेंगे, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दोनों चीजें इसमें देखेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के बाद हम फाइंड करेंगे क्या? हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। भाई यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाला, इसको फाइंड, उसको प्राप्त करेंगे, पा लेंगे। फिर 6वें पॉइंट पे हम लोग का टेबुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा आपका? टेबुलेटेड वैल्यू आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब बताओ कितने पॉइंट? 6 पॉइंट क्लियर हो गए सबको? सर इसमें हमें आप डिग्री फ्रीडम को डिफाइन करना दोबारा समझ डिग्री नहीं ऑफ आया। फ्रीडम का मतलब होता है चुनने की स्वतंत्रता होती है कि हमारे पास जो भी चीज होगा, म्यूट कर लो, हमारे पास जो भी चीज होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है मार्केट से 10 टी शर्टें खरीद कर रहे हैं। अब उसमें से हम डेली 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहन रहे हैं, लेकिन अटेंडा हमें कहीं पार्टी में जाना हुआ, तो हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट हमारी टी शर्ट कौन है तो भाई हम 10 की 10 टी शर्ट लाए, वो तो बेस्ट है। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास चुनने की स्वतंत्रता होगी ना, कि 10 तरीके की मेरे पास अच्छे अच्छे हैं, उसमें से जो मेरे को पसंद में आएगा उसको हम ले लेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे? 10 - 1 = 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 - 1 = 9, ये हो जाएगा आपको। क्लियर है ना? कि मैंने एक को चुना, इसके बारे में अभी और तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी कहते हैं। मनोज सर, सर इसके बारे में अभी आगे बोले, और बताएंगे ना आप बाद में। बोलिए कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर ये बोल रहे थे कि इसके बारे में अभी और बताएंगे ना डिटेल में। अभी बाद में, ये तो स्टेप आया, स्टेप में हमने बता दिया, अभी इसके बारे में तो बात तो करेंगे ही। सिग्निफिकेंट लेवल ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? ये तो बहुत बड़ा पोर्शन है, इसके बिना तो रिसर्च में मजा ही नहीं आएगा, और आपके इसी से सवाल बनने हैं, तो इसको कैसे छोड़ सकते? केवल अभी ये तो समझा रहे हैं कि स्टेप में क्या होता है। पहला प्रॉब्लम डिफाइन होता है, नल अल्टरनेटिव बनाएंगे, तीसरे में आपका प्रॉब्लम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, चौथे में कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा। आप इसको बना लो यहाँ पर ना, ऐसे कंटिन्यू रहो। सर ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस के स्टेप हैं। हाँ, ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस के स्टेप हैं, अभी बना देते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे हम लोग नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे,
तीसरे पॉइंट में प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नंबर 4 पे कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। नंबर 5 पे हम फाइंड करेंगे, फाइंड कैलकुलेटेड वैल्यू करेंगे। फिर नंबर 6 पे हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। टेबुलेटेड वैल्यू निकाला हमने, फिर इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर क्या करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू एंड टेबुलेटेड वैल्यू। ठीक, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ही हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। 8वें पॉइंट पे क्या लेंगे, डिसीजन। ठीक, डिसीजन हम लेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस आगे होगी, मतलब कुल मिला के रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करके हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। बना तो यहाँ पे लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे डिसीजन क्या लेंगे, डिसीजन होगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, बताओ पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? जी सर, टोटल 8 स्टेप होते हैं। हाँ, 8 स्टेप होते हैं। अब यहाँ यहीं पर एक पॉइंट और समझ लो कि सर 7 वाला पॉइंट क्या है, टेबुलेटिव कंपैरेटिव, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू, और उसी के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और हम लोग अल्टरनेटिव को लेके आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिला के डिसीजन लेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट, बताओ यहाँ पे पॉइंट क्लियर है सबको? जी जी सर, जी सर। अभी इसके बाद आपका सेक्शन सी में आएगा ना, टाइप 1 और टाइप 2, तो उसमें पूरी की पूरी चीजें आपको खोलकर बता दी जाएगी ना, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्लियर हुआ इतने पॉइंट, बताओ। ठीक, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्टेप ऑफ राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स क्या होते हैं उसको आप लोग को और हमको समझना है। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कराएं, इसको साफ कर दें। सर ये पहला स्लाइड है। क्या हो गया? हेलो सर, ये क्लास का पहला स्लाइड है। हाँ, क्लास का ये पहला स्लाइड है। जी। क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या? चलो। नहीं सर। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ। बोलिए। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, आज से तो क्लास मिल रहा देखने के लिए। हाँ हाँ, वही आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, क्या बोलती है? हाँ सर, यूपी का पानी सूट नहीं किया। अरे वाह, यूपी में आ गए क्या? हाँ, वापस अपने आ गए सर। कहाँ पर है आपका घर? बलिया कोई है, जिला बलिया। अच्छा, बलिया में है। सर यूपी में आई देखो, थी, अब जब चली गई वहां पे। नहीं, जब कभी आप लोग ट्रेवल करके कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा ना, सबसे पहले हल्का गर्म पानी के साथ यूज किया करो, तो वो सूट करेगा ना। जी हो सकता सर, है कि वही आप आए हो गलती और हो अचानक गई, से ठंडा पूरा पानी बैठ पिया गया हो गला। सकता है ऐसा हो गया हो। चलो, कोई बात नहीं। जी सर। तो अब यहाँ अभी कब तक रुकेंगे आप लोग? सर आ गए वहाँ का पूरा काम कंप्लीट करके आ गए, अब पढ़ाई करेंगे। अच्छा, वहाँ का पूरा काम कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं हाँ। अपने घर पर। हाँ चलो, जी। बच्चे लोग सब लोग? हाँ, यही मैं अकेला गई थी मम्मी के साथ। अच्छा अच्छा, चलो चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जी। चलो, कोई बात नहीं। चलो, अब रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स की बात हम करते हैं ना। सबसे पहले करेंगे स्टेप ऑफ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, स्टेप ऑफ राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। इसी ये जो स्टेप जो बताएंगे, ये इंडिया लेवल पे किसी भी लेवल पे आप लेकर आप लोग बता सकते हो, कर सकते हो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसको किन किन नामों से जानते हैं।
ये जान लो सबसे पहले। इसको जो बोलते हैं, इसको रिसर्च आउटलाइन बोलते हैं, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च बोलते हैं, प्लान ऑफ रिसर्च बोलते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल बोलते हैं, थीसिस प्लान बोलते हैं, फिर इसको ए सर नोट ब्लूप्रिंट करा ऑफ दें। फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट। ढेर सारे नाम इसके हो सकते हैं। सर नोट करा दें, सर नोट करा दें। चलिए सबसे पहले इसको रिसर्च आउटलाइन, रिसर्च आउटलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है पहला। दूसरे पॉइंट पे इसको हम बोलते हैं सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, ठीक, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च होता है। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं प्लान ऑफ रिसर्च, प्लान ऑफ रिसर्च, ठीक, प्लान ऑफ रिसर्च बोलते हैं। फिर नेक्स्ट और क्या बोलते हैं, बोलते हैं है रिसर्च या प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिसर्च या प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रपोजल होता है। फिर इसके बाद और अगर हम बात करेंगे तो और इसको क्या कहते हैं, थीसिस प्लान कहते हैं इसको हम लोग, थीसिस प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको ए ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलते हैं ए ब्लूप्रिंट, ठीक, कहते हैं ए ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज कहते हैं ए ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक, प्रोजेक्ट हो जाता है आपका। फिर इसके अलावा और किस नाम से आ सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं आप, और क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ प्री कॉन्सिप्ड फ्रेमवर्क फॉर स्टार्टिंग द एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये इतने इतने नाम बहुत है आपको याद कर रखने के लिए ना, ज्यादा नहीं। तो इन नामों से हम लोग इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। जी सर। अब देखो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके तत्व क्या क्या होते हैं। तो इसमें टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ये सब चीजें होती है। अभी जब इसके स्टेप्स बताएंगे तो स्टेप्स हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी स्टेप नहीं बता रहे, अभी इसको किस किस रिसर्च प्रपोजल को किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रमुख घटक क्या क्या आएंगे, इसमें हाइपोथेसिस आएगा, मेथोडोलॉजी आएगी, टाइम शेड्यूल, बजट, ये सब चीजें आएंगी। तो इसको हम अब क्या करते हैं, एक इसके क्या कहते हैं उसके बारे में, इसके पूरे स्टेप जो होता है उस स्टेप को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलो स्टेप लिखें, अब बताओ। जी सर। सर एलिमेंट्स में क्या क्या आपने बताया है? एलिमेंट्स अभी स्टेप बताएंगे तो स्टेप में सब कुछ आ जाएगा ना, स्टेप जी में आपका सब कुछ आ जाएगा आपका। लिखे हम, स्टार्ट करें। हाँ सर। चलो हाँ सर। चलो चलो सबसे हाँ पहले इसको क्या, इसको जितने नामों से हम लोग जानना चाहते हैं उतने नामों से हम लोगों ने इस पर लिख लिया। अब इसके स्टेप्स को लिखते हैं, चलो वन बाय वन। स्टेप जितने लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे होंगे उन लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कैसे हम लोग को प्रपोजल तैयार करना होता है। इसी को जब कोई सिनॉप्सिस होता है, कोई बड़ी थीसिस होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में जब लिख देते हैं तो वही प्रपोजल आपका बन के तैयार हो जाता है। चलो सबसे पहला स्टेप इसका क्या होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर एक, नंबर एक पर क्या है, नंबर एक पर आपका आएगा टाइटल। क्या आएगा, टाइटल आएगा। नंबर दो, नंबर दो पे आपका क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा आपका। क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा आपका।
फिर नंबर 2 पे इंट्रोडक्शन आया, फिर नंबर 3 पे बात करेंगे। नंबर 3 पर आपका क्या आएगा, इंट्रोडक्शन के बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब समस्या का कथन होगा। पहले में आपका टाइटल का मतलब शीर्षक होता है, फिर इंट्रोडक्शन परिचय होता है, फिर आता है समस्या का कथन। हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर समस्या के कथन के बाद नंबर 4 पर क्या आएगा आपका, नंबर 4 पे हम देखेंगे जस्टिफिकेशन आएगा आपका। क्या आएगा, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन आएगा आपका। ठीक, जस्टिफिकेशन हम लाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद आएगा नंबर 5। नंबर 5 पे क्या आएगा, नंबर 5 पे आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा। क्या आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आया यहाँ पर। ठीक है, अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद हम यहाँ पर जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेंगे तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, उद्देश्य मिल जाएगा। हम लोग क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएगा तो 7वें नंबर पे आपका क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल ऑपरेशनल डेफिनेशन हो गया। ऑपरेशनल डेफिनेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हो जाएगा। हाइपोथेसिस के बाद फिर आपका क्या आएगा, हाइपोथेसिस आपकी आएगी मेथोडोलॉजी। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद आपका मेथोडोलॉजी आएगी आपकी। ठीक है, मेथोडोलॉजी आ जाएगी नंबर 9 पे। नंबर 9 पे मेथोडोलॉजी के बाद आपका आएगा नंबर 10। ठीक, 10 नंबर पे क्या आएगा, 10 नंबर पर आपका आएगा टाइम, कि टाइम कितना लगेगा। टाइम को डिफाइन करेंगे। टाइम का नंबर 11। नंबर 11 क्या है, आपका आएगा बजट, कि बजट कितना खर्च होगा, बजट। ठीक, 11 के बाद फिर हम लोग बात करेंगे 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे आपका आएगा, ठीक है, 12 नंबर पे आपका क्या आएगा, 12 नंबर पे आपका आएगा चैप्टर आउटलाइन। चैप्टर आउटलाइन आएगा। फिर 13 नंबर पे हम देखेंगे क्या आएगा, 13 नंबर पे आपका आएगा क्या, आपका बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस, रेफरेंस आएगा। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज हम लोग लिख सकते हैं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। फिर 14 नंबर पे हम बात करेंगे। 14 नंबर पर आपका आएगा कंक्लूजन। क्या आएगा, कंक्लूजन होगा। फिर 15 नंबर हम लोग क्या बात करेंगे, 15 नंबर पे आपका आएगा अपेंडिक्स। क्या आएगा, अपेंडिक्स आएगा। ठीक, अपेंडिक्स आपका आ जाएगा। क्लियर, अपेंडिक्स आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर यहाँ पे ये आपके 15 स्टेप होते हैं, स्टेप ऑफ राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल की। ठीक है, लिखो इसको, आते हैं।
लिख लिया सब लोगों ने? बताए? हाँ सर लिख लिया। चलिए, सबसे पहले टाइटल आप ले लोगे। टाइटल में कुछ नहीं, आपको कहां पर टाइटल भी आप जानते हो, इंट्रोडक्शन भी आप जानते हो, स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम जो आप समस्या का कथन बनाएंगे वो। हेलो जी सर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जस्टिफिकेशन तक हम लोग बात करें। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आप जानते हो क्या होता है। हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है ये लिख लो, अपनी भाषा में लिखना। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है अपनी, सर दोनों आते हैं, कंसेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन। हाँ, अपनी भाषा में लिखना। ठीक, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन। फिर हाइपोथेसिस। मेथोडोलॉजी में क्या आएगा आपका, मेथोडोलॉजी में डिजाइन और डिलिमिटेशन आ जाएगा। यहाँ पे डिजाइन, सैम्पलिंग और डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन आ जाएगा यहाँ पर। फिर टाइम भी आपको पता है यहाँ पर सब कुछ। यहाँ पे अपेंडिक्स में क्या होता है बताओ, यहाँ पे बजट भी आपको पता है, चैप्टर आउटलाइन भी पता है। अब यहाँ पे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि पूरी किताब में आप पूरे टॉपिक को एक लेते हो तो उसका उस टॉपिक का नाम बताते हो ना कि आपने किन किन किताबों से इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये बिब्लियोग्राफी या आपका रेफरेंस कहलाता है आपका। ठीक है, दोनों की बात एक ही होती है आपकी। आप देखते हो कि सबसे लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस जो देते हैं ना कि किन किन किताबों का आपने सहयोग दिया, कम से कम 8 या 10 किताबों के नाम आप देते हो ना कि इनमें किन किन किताबों का हमने सहारा लिया बनाने में। ठीक जी सर, कहाँ से हमने लिया है। हाँ, कहाँ से लिया है। लेकिन जब इसको किताब के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो किताबों में इसको हम अलग तरीके से देखते हैं। किताब में बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि पूरा एक चैप्टर, मान लो ये लिखा है यहाँ पर ऐसे ऐसे से, और यहाँ पे 1 लिखा है, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पर नीचे लाइन खींच के इतने में कह देते हैं फला 1 नंबर पर ये कहानी है, 2 नंबर पे ये किताब की कहानी, तो इसको हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। लेकिन प्रपोजल में हम लोग बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का मतलब एक ही होता है कि किस किताब से क्या मैटर लिया गया है, किसकी आपने हेल्प ली है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट्स आता है आपका। क्लियर है पॉइंट, बताओ। सर अपेंडिक्स में क्या आता है? हाँ, अपेंडिक्स में बात कर लो। अपेंडिक्स में क्या आता है आपका, इतने पॉइंट्स क्लियर। अपेंडिक्स का भी हम देख लेते हैं। अपेंडिक्स में आपका रिसर्च टूल आता है और प्रिंट आउट आता है। सर चैप्टर आउटलाइन में क्या होता है। चैप्टर आउटलाइन में होता है कि आप कितने भागों में इसको आप बताना पसंद करोगे, कितने भाग, मतलब आपका जो टाइटल होगा, प्रपोजल होगा, आप उसको कितने लेसन्स में आप बताओगे, 5 लेसन में, 10 लेसन में। इसको सर चैप्टराइजेशन कहते हैं। हाँ, चैप्टराइजेशन कहते हैं जिसको ना, चैप्टराइजेशन। अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं। अपेंडिक्स में क्या होता है, अपेंडिक्स में हम कुल मिला के रिसर्च टूल बताते हैं। क्या बताते हैं, रिसर्च टूल कौन कौन से लगाएंगे उसके बारे में बताते हैं। या फिर हम कहते हैं कि प्रिंट आउट लगाना होता है इसमें, कि प्रिंट आउट क्या क्या रिसर्च टूल आपने लगाने हैं या आपने। सारे ये लास्ट में क्यों आएगा? रिसर्च टूल तो हमारे मेथोडोलॉजी में आ जाएंगे, अपेंडिक्स में तो नहीं आएंगे। नहीं मैडम, लास्ट में ही लगाते हैं। सुनिए, लास्ट में हम वो उसका टूल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, पीछे ही लगा नहीं, आपको आपने यूज वहां पे कर लिया। यूज करने के बाद आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने क्या क्या यूज कहाँ से किया है। तो जो चीज आपने यूज करेंगे या तो उसका आप प्रिंट आउट लगा दोगे या तो आप उसके बारे में पूरा मैटर लिख दोगे कि ये टूल यहाँ पर लगाए। यहाँ मेथोडोलॉजी में आप उसको निकाल के लगाओगे, आप उसके बारे में बताओगे नहीं, आप उसको यूज करके आगे चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अपेंडिक्स में ये पूरी चीजें हमको यहाँ पे बताना पड़ता है।
ओके सर, ओके, थैंक यू। सर बोले बोले। सर ये रिसर्च प्रपोजल हम तभी बनाते हैं ना कि जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उसके पहले कि मुझे ये रिसर्च इस टॉपिक पे करना है। हाँ, जिस टॉपिक पे आपको करना है आप अपनी रुचि के अनुसार एक प्रपोजल लेंगे। प्रपोजल लेने के बाद उसमें ये पूरे स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो इंडिया लेवल पर कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि कई यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग बनाती है, लेकिन इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो ये कोई भी यूनिवर्सिटी इसको कट नहीं करती है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी। सर ये वाली स्टेप ओनली इंडियन लेवल के हैं, अदर कंट्री के नहीं है सर जैसे? नहीं, इसको नहीं ऐसा नहीं इसको जो है आप सर। यूज करोगे। अब मान के चलिए आपकी जो बुक्स लिखी जाती हैं, बुक्स में भी ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है हम लोगों को ना। लेकिन ये जो है इंडिया लेवल पर मतलब कुल मिला के इसको हम अपने लेवल पे लेकर करते हैं पूरे के पूरे। ये हर जगह हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अब बोले कौन बोल रहा है? सर अदर हम कंट्री बोले में कौन सा लेवल चलता है, ये स्टेप नहीं चलते तो वहाँ? नहीं, अदर दरअसल इंडिया लेवल पे जाता है। जब इंडिया से बाहर आप जाओगे तो उसमें जो है थोड़ा सा माइन्यूट होगा, वहां पे कंपेयर करके चीजों को बताने का प्रयास करेगा, माना यही जाता है। हाँ, अब नेहा बताओ क्या पूछ रहे हो? हाँ सर हम ये पूछ रहे थे जैसे हमें कोई प्रपोजल मतलब देना हो तो जो टॉपिक हम चूज करते हैं उसको कैसे चूज करते हैं सर और कहाँ से। हाँ, टॉपिक को कैसे चूज इसके बारे करते में हैं? थोड़ा सा टॉपिक को बताएं। ऐसे चूज करते हैं जैसे आपको कोई टॉपिक्स आपके माइंड पे होगा कि आप किस पर रिसर्च करना चाहते हो, न्यू ट्रेंड्स क्या है, नया ऐसा क्या है, उभरती हुई समस्याएं क्या है जिस पर आप खोज करना चाहते हो। आपको ऐसा खोज करना है जिस पर पहले काम ना किया गया हो। ठीक है, या तो पहले काम किया गया हो, उसमें कुछ छूट गया हो, कोई पॉइंट आपके छूट गए, उसी पॉइंट को लेकर आप डिस्कस करोगे आगे। ठीक है, जैसे आप कॉम्परेटिव लेोगे तो कॉम्परेटिव में आपको तमाम ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल पे ज्यादा वर्क किया जाता है और ज्यादा इजी माना जाता है एक्सपेरिमेंटल पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आसानी से कभी भी टाइटल को हमें लेना चाहिए तो टाइटल को लेते समय ये ध्यान रखना है कि हमें उससे संबंधित जो आंकड़े हैं, उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो चीजें आसानी से मिल जाए। ऐसी चीजें हम ना लें कि हमें परेशानी का समस्या करना पड़े। जैसे हमने ले लिया एंथ्रोपो मतलब नृजात शास्त्री शोधों संबंधी, जैसे ले लिया कि आदिवासी जनजातियों पर हम शोध करने का मूड बना ले। अब वो लोग इतने खतरनाक होते हैं कि आप उनके पास जाओ तो ये भी नहीं कह सकते हो कि आप जिंदा वापस लौट कर आओगे कि नहीं लौट कर आओगे। हो सकता है किस टाइम उनको कौन सा बिहेवियर गंदा लग जाए और वो वहीं पर आपको समाप्त कर दे। तो ऐसी चीजों से बचना पड़ता है। या फिर आप रह रहे हो भारत में और करना चाहते हो अमेरिका के लिए, मतलब अमेरिका से संबंधित आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए समस्या बन जाएगी ना कि आपके बजट आपको ये रखना है कि बजट भी आपका हो, टाइम पे भी आपका हो जाए। ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट वे में होती है। तीसरा आपका मेथड, आपको मेथड और मेथोडोलॉजी को यूज करने में ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ये तीन चार चीजें होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला बजट, दूसरा टाइम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वे रोल करते हैं आपके रिसर्च में। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट बताओ सब लोग। जी सर। चलो मनोज सर ये बोलिए। जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे। जस्टिफिकेशन क्या करें, चलो देखो। जब कभी हाँ जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या? स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट लेने के बाद जस्टिफिकेशन अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना कि ये यहाँ से जो टॉपिक हम करना चाह रहे हैं, जस्टिफिकेशन में आपके टाइटल आ जाता है कि भाई हमने यही पर शोध करना चाह रहे हैं और जस्टिफिकेशन हम इसको लाना चाहते हैं। अब इसको लाने के लिए, अब जब इसको लाना है तो इसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी इसी संबंधित आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, तब यहीं से कहानी आपकी शुरू हो जाएगी। ये हम भी सोचे सर थे ये कि जस्टिफाई review, लेकिन डाउट था इसलिए पूछा हमने। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, पूछना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो रहे हैं, सबको जी बताओ। सर। चलो, जी सर। जी ठीक 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 ठीक। चलो,
अब यहाँ पर इसको रिसर्च प्रपोजल तक रखते हैं। कल आपका आएगा यूनिवर्सल एंड सैंपल, मतलब कल हम लोग जनसंख्या पर बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो सैंपल सैंपलिंग वो जो होती है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, कि यहाँ पे जो होगा आपका। चलिए ठीक, तो हम लोग अब कल की डेट में मिलेंगे और कल जो है मिलते हैं। अभी सुबह आपकी क्लास होगी साइकोलॉजी की, ठीक है। चलिए तब तक के लिए। सर हाँ बोलिए। कल मॉर्निंग में होगी ना 6 बजे? हाँ कल मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होगी आपकी।